नमस्कार साथियों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है। हमारी सीरीज चली है हिंदी व्याकरण की, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने अपलोड कर दी है। आज उस पर आधारित प्रश्नावली लेके आए हैं। आपने उन पाठों से कितना सीखा, या आपने जो हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय होता है, आपको उसमें कितनी चीज़ें आ गई हैं, तो उसी का मूल्यांकन के लिए ये आपके प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। इसमें 50 प्रश्नों की श्रृंखला है। 45 इसमें लिखे हुए हैं, 5 अंत में इसमें लिखे जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के। कुटिल लिपि का अन्य नाम क्या है? कुटिल लिपि का अन्य नाम क्या है? तो आप बताइएगा उत्तर। तो कुटिल लिपि का अन्य नाम है शारदा लिपि। शारदा लिपि, कुटिल लिपि का अन्य नाम है शारदा लिपि। आपने देखा होगा, जब हमने विकास क्रम देखा था लिपियों का, उत्तरी ब्राह्मी से हम शुरू हुए थे, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, प्राचीन नागरी और फिर देवनागरी में आए थे। यानी कि जो कुटिल लिपि है उसका अन्य नाम शारदा लिपि भी था। ध्यान देखिएगा, आप पुराने वाले वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अगर नहीं देखिए तो आपने। आगे बढ़ेंगे। हिंदी किस भाषा परिवार की है? तो दूसरे वाले वीडियो का स्टार्टिंग ही टॉपिक यही था कि भाषा परिवार के बारे में देखा था। भारत में 4 भाषा परिवार हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है भारूपीय परिवार की भाषा बोली जाती है, और हिंदी भारूपीय भाषा परिवार की है। हिंदी आपकी भारूपीय भाषा परिवार की है। हिंदी आपकी भारूपीय भाषा परिवार की है। आगे देखेंगे, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हिंदी भाषा का जन्म हुआ, ये मैंने प्रश्न लिए हैं पुराने जो पेपरों में आए हैं। तो ऑप्शन लिखे नहीं है, ऑप्शन लिखते तो फिर बहुत लंबा हो जाता। तो हिंदी भाषा का जन्म है, उसमें ऑप्शन में अगर संस्कृत ना हो तो ऑप्शन में संस्कृत नहीं था, ऑप्शन में था अपभ्रंश। तो उत्तर सही होगा। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो आपका अपभ्रंश से हुआ है। याद रखिएगा आप, अपभ्रंश से हुआ। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय आपका चेन्नई में है। ये मुख्यालय आपका चेन्नई में है। चेन्नई आपका तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। इन 50 क्वेश्चन जो हम अभी करा रहे हैं, अगर आपके 100% इसमें अंक आते हैं तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए यस आई हैव डन, और मैं 100% इन प्रश्नों को अच्छे से कर पाया हूँ। तो ज़रूर लिखिएगा, आप जितना प्रतिशत भी करते हैं। आगे बात करेंगे हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो हिंदी भाषा के विकास क्रम की बात यहाँ पर कर लेते हैं। आपका रिवीजन भी, इसका एक उद्देश्य ये भी है कि आपका रिवीजन करवाना। देखो, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो बात करते हैं कि हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम हम शुरू हुए थे संस्कृत। आप लोग भी साथ साथ अपने मन में उन चीज़ों को रिवीजन करिएगा। संस्कृत के बाद हमने देखी थी पाली, हमने प्राकृत की बात करी थी, प्राकृत के बाद अपभ्रंश की बात हुई, और अपभ्रंश के बाद आपकी हिंदी भाषा का विकास हुआ जी। अंत में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने रिकॉर्ड के लिए। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी का विकास हुआ। मराठी किस लिपि में लिखी जाती है? तो संभवतः हमने मराठी अपभ्रंश के बारे में आपको बताया था। मराठी भाषा का विकास होता है, मराठी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मराठी। अनुच्छेद 351 किस विषय का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 351 आपका वर्णन करता है हिंदी के विकास के लिए। हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के विकास की बात करता है। यानी कि हिंदी के विकास के लिए हमें सभाएं करनी पड़ेगी, प्रचार प्रसार करना पड़ेगा हिंदी के लिए। यानी कि हिंदी के विकास की बात कही गई है अनुच्छेद 351 में। ये सारे प्रश्न कहीं न कहीं किसी न किसी कंपटीशन के एग्जाम में आए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों का समावेश करा हुआ है। राजभाषा संबंधी प्रावधान अनुच्छेद, यानी कि कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक हिंदी भाषा को रखा गया है? तो आपका राजभाषा संबंधी जो प्रावधान हैं वो आपके अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक।
भाग 17 की बात होती है, हमारे संविधान में 22 भाग हैं, उनमें से जो भाग 17 है वो राजभाषा के बारे में है। और अनुच्छेदों की बात करें तो 343 से 351 तक हमारे राजभाषा संबंधी प्रावधान यानी अनुच्छेदों को रखा गया है। वीडियो में पूरा डिटेल बताया गया है, अब देखिए वीडियो को जरूर से। बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली में पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और बघेली में पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो आपका उत्तर आ गया होगा बघेली नहीं है। बघेली आपकी पश्चिमी हिंदी की नहीं है, जबकि बघेली आपकी कौन सी हिंदी की है? ये आपकी पूर्वी हिंदी की है। बघेली आपकी पूर्वी हिंदी का भाग है। अगर आपको याद हो ABC, हमने कहा था कि हमें पूर्वी हिंदी की ABC आ गई है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित बना रखा है, छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो पूर्वी हिंदी से संबंधित है, छत्तीसगढ़ी बोली। हमें पूर्वी हिंदी की ABC आ गई है, यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। याद हो गया होगा। याद करते हुए उन ट्रिकों को एक बार उनको भी याद करते हुए चलेंगे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका बहुत सरल से उत्तर यहाँ पर होगा, हिंदी आपकी जो भाषा लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अधिकतर भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? तो अधिकतर भाषाओं का विकास अगर हम बात करें, उत्तर भारत की समस्त लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो हमारा जो यहाँ पर उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। तो अधिकतर भाषाओं का विकास हुआ है आपकी ब्राह्मी लिपि। उत्तर भारत की भाषाओं का विकास हुआ है, दक्षिण भारत की भाषाओं का भी विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि को हमने 2 भागों में बांटा था, उत्तर ब्राह्मी और दक्षिण ब्राह्मी। तो यानी कि ओवरऑल हम बात करें तो अधिकतर भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश, तो संस्कृत के बाद क्या है? देखो, संस्कृत की अपभ्रंश क्या है? तो आपका उत्तर होगा पाली। तो संस्कृत की अपभ्रंश होगा उत्तर पाली। कोई भी प्रश्न को समझिएगा केवल याद करने के उद्देश्य से नहीं, उसके कॉन्सेप्ट के आधार पर याद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपका जो है कई आगे आने वाले जो आपके एग्ज़ाम होंगे ना, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपने रटा होगा तो संभवतः आप एक समय के लिए उसको भूल सकते हो, लेकिन आपने उसका कॉन्सेप्ट समझा होगा तो आप कभी नहीं भूलेगा उसको, ये याद रखिएगा आप। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है पाली। यहाँ पर देखिए, संस्कृत की अपभ्रंश है पाली। आगे बढ़ते हैं। ब्रजबुल्ली नाम से जानी जाती है। तो जब मैंने आपको बताया था मागधी अपभ्रंश के बारे में, बांग्ला, उड़िया, ओसमिया, बिहारी हिंदी, तो बांग्ला के बारे में पिन पॉइंट भी करा था कि पुरानी बांग्ला को आपकी ब्रजबुल्ली भी कहा जाता है। तो आपका उत्तर होगा पुरानी बांग्ला। याद रखिएगा, डूठानी बोली है। अब मैंने जब राजस्थानी अपभ्रंश की बात करी थी, राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ था उससे, फिर राजस्थानी हिंदी से MJ का विकास हुआ था, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी को डूठानी बोली भी कहा जाता है। लेकिन ऑप्शन में आपके पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान जो है ऑप्शन में है। तो आप इसका उत्तर अपने मन में देने का प्रयास करिए। तो डूठानी बोली आपकी पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। क्यों है? वीडियो को देखिए पुराना। कन्नौजी, बांगरू, अवधी और तेलुगु में से कौन सा अलग है? तो शायद हमें देखते ही हम इसका उत्तर लगा सकते हैं सही। कन्नौजी, बांगरू, अवधी और तेलुगु में आपका जो उत्तर सही है वो तेलुगु है, क्योंकि जो तेलुगु है वो दक्षिण भारत की भाषा है और सभी उत्तर भारत की भाषा है कन्नौजी, बांगरू, अवधी। तो तेलुगु आपका इसमें गलत है। ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक है? तो ब्रज भाषा सबसे अधिक जो प्रचलित है वो आपकी है काव्य भाषा के रूप में। ब्रज भाषा जो सबसे अधिक प्रचलित है वो काव्य भाषा के लिए। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा आपका उत्तर होगा हिंदी। ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा क्या है? ब्रज भाषा आपकी पश्चिमी हिंदी, ठीक है, ब्रज भाषा आपकी पश्चिमी हिंदी का भाग है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी आपकी पश्चिमी हिंदी उपभाषा हो गई, और पश्चिमी हिंदी उपभाषा की ही आपकी जो बात होती है वो ब्रज भाषा उसके अंतर्गत रखा जाता है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही ब्रज भाषा को रखा जाएगा, यानी बोली के रूप में हम इसे कहेंगे, पश्चिमी हिंदी का भाग है ब्रज भाषा।
रानी केतकी की कहानी। तो रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है? मैंने जब महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे तो उसके नीचे कुछ महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों के बारे में बात करी थी, तो उसमें बताया था रानी केतकी की कहानी। तो इसका उत्तर होगा इंशा अल्लाह खां। इंशा अल्लाह खां। इंशा अल्लाह खां। इसका एक अन्य नाम भी है, वो आप याद करेगा, उदयवान चरित्र। उदयवान चरित्र रानी केतकी कहानी का अन्य नाम भी है जी। विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस आ गया हो आपके मन में, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। आगे देखेंगे विभाषा क्या है। तो मुख्यतः हम विभाषा की बात करें तो विभाषा आपके ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन दिए हुए थे, मैं एक बार ऑप्शन पढ़ लेता हूँ कि विभाषा आप किसे कहेंगे। जैसे ऑप्शन में था कि खड़ी बोली हिंदी को आप विभाषा कहेंगे, या हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को आप विभाषा कहेंगे, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को आप विभाषा कहेंगे, या एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को आप विभाषा कहोगे। तो आपका उत्तर संभवतः क्या होगा कि हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को आप विभाषा कहोगे। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, प्रश्न आया हुआ है बोलियों को। इसके ऑप्शन लिखने संभव नहीं थे इतने बड़े, तो इसलिए इसके आपको ऑप्शन बताए गए। तो विभाषा का मतलब है कि हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा इसे। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर आ गया होगा, बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। तो हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही किस उपभाषा की बोली है? फिर आपको उत्तर आ गया होगा बिहारी हिंदी। तो मगही किसकी उपभाषा है? तो बिहारी हिंदी की। फिर एक बार चलते हैं अपने पुराने वीडियो की ओर, जिसमें कहा गया था कि मागधी अपभ्रंश से विकास हुआ था। किसका? बांग्ला, उड़िया, ओसमिया, बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी की भी 4 बोलियां थी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका। तो उसी में से ये पूछा गया है कि मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी हिंदी की। 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, तो ये भी बता चुके हैं आपको वीडियो में। और 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष आपके थे कौन? बीजी खेर। बीजी खेर प्रथम आपका राजभाषा आयोग बना था 1955 में। तो उसके प्रथम अध्यक्ष हम बात करें, प्रथम आयोग के अध्यक्ष हैं बीजी खेर। आगे बढ़ते हैं, हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा? तो आपका उत्तर आ गया होगा आपको, अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हिंदी आपकी क्या है? राजभाषा है। राजभाषा यानी राजकाज की भाषा, राजभाषा, और हिंदी हमारी राजभाषा। अनुच्छेद 343 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 343 क्या कहता है? तो 343 कहता है कि संघ की जो भाषा होगी, संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, और आपकी जो लिपि होगी वह देवनागरी होगी। जो लिपि होगी वो आपकी देवनागरी होगी। किस अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है? तो किस अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है? आपका उत्तर होगा 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में। इन वीडियो को देखने, अगर आपको ये सब जानकारी पूरी तरह पता नहीं है तो पहले आप उन 2 वीडियो को जरूर से देखिएगा, अगर जिसने नहीं देखी है। आगे बात करेंगे, 71वां संविधान संशोधन 1992 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो बस आपके मन में उत्तर आ गया होगा, हमारा ट्रिक आ गया होगा, कॉमन। वो कॉमन कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। देखो याद करना बड़ा आसान है, अगर आप बिना ट्रिक के याद करोगे तो हो सकता है कि कोई नीचे ऊपर हो जाए, लेकिन हमने कहा कॉमन, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ट्रिक वीडियो में देखिएगा। 92वां संविधान संशोधन 2003 में भाषाएं, तो फिर वही हमारी ट्रिक थी, डीएम जो होते हैं बॉस होते हैं, यानी कि हम सीधा यहाँ पर उन 4 भाषाओं को लिखेंगे, डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। डीएम जो हैं आपके बॉस हैं। तो 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, और इससे पहले 71वां संविधान संशोधन में आपकी 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 4 3 7, एक सिंधी भाषा को जोड़ा गया था आपके 8।
और बाकी जो 14 भाषाएं थी वो जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, उस समय आपकी उन 14 भाषाओं को जोड़ा गया। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया जी? तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया 14 सितंबर 1949। बिल्कुल सही, अब आपके मन में उत्तर आ जा रहे हैं। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय है वो 14 सितंबर 1949 को लिया गया जी। इसीलिए तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, इसीलिए तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, याद रखिएगा आप। लिपि का विकास क्रम, तो चलते हैं लिपि के विकास क्रम की ओर। और यहाँ पर समझेंगे कि सबसे पहले चित्र लिपि का विकास हुआ, फिर आपकी सूत्र लिपि आई, फिर आपकी प्रतीकात्मक लिपि आई, फिर आपकी अक्षरात्मक लिपि आई, और फिर आपकी वर्णात्मक लिपि आई जी। पिछले वाली वीडियो में लिपि को पूरे अच्छे से समझा रखा है, देखिएगा जरूर से। तो लिपि का विकास क्रम चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, अक्षरात्मक लिपि और वर्णात्मक लिपि। कौन सी लिपि किस रूप में लिखी जाती है बताया गया है पहले ही। देवनागरी का विकास क्रम, तो देवनागरी के विकास क्रम की ओर चलते हैं। और देवनागरी के विकास क्रम को आप कैसे समझोगे? देखो, हम लोग शुरू हुए थे उत्तरी ब्राह्मी या ब्राह्मी से भी हम कह सकते हैं, ठीक है। उत्तरी ब्राह्मी या ब्राह्मी, ऑप्शन में ब्राह्मी होगा तो ब्राह्मी से ही चलेंगे। उत्तरी ब्राह्मी, आपकी गुप्त लिपि, फिर हम कुटिल लिपि की ओर आए थे, कुटिल लिपि, प्राचीन नागरी और उसके बाद आपकी देवनागरी। तो देवनागरी का विकास क्रम ब्राह्मी या उत्तरी ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल, प्राचीन और देवनागरी जो है वो लिपि का विकास हुआ। ये हम समझा चुके हैं आपको पहले। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपका कहाँ हुआ? पोर्ट लुई में हुआ, पोर्ट लुई कहाँ पड़ता है आपका? मॉरिशस। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो फिर ये बघेली यानी ABC पूर्वी हिंदी, यानी कि बघेली बोली किस उपभाषा से संबंधित है? तो पूर्वी हिंदी जी। हमें पूर्वी हिंदी की ABC आ चुकी है, बार बार जब आप इसको रिवीजन करोगे तो फिर आपका जो ज्ञान स्थायी हो जाएगा। उपभाषाएं कितनी हैं तो बता चुके हैं दूसरे वाले लेक्चर में, 5 उपभाषाएं हैं, 17 आपकी बोलियां हैं। प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था, अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था क्या होगी? पाली होगी। तो प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था पाली। आपके लिए प्रश्न है कि पाली मुख्यतः किसकी जो है वो भाषा थी, बताएगा कमेंट बॉक्स में। अवधी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। अवधी, मगही, मैथिली और भोजपुरी में कौन सा अलग है? तो फिर आपका उत्तर आपको मिल गया होगा कि अवधी, मगही, मैथिली, भोजपुरी में कौन सा अलग है? तो आपका उत्तर होगा अवधी, क्योंकि अवधी जो है आपकी बार बार पूछा जा रहा है प्रश्न है, अवधी आपकी किसकी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी का है, ठीक है। तो इनमें अलग कौन सा आपका? अवधी है, क्योंकि अवधी इसलिए है ये पूर्वी हिंदी से संबंधित है। भाषाई आधार पर पहला राज्य, भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? तो भाषाई आधार पर पहला जो राज्य बना है वो आंध्र प्रदेश बना है। आंध्र प्रदेश आपका भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है जी। एक और प्रश्न आपके लिए है कि आंध्र प्रदेश से एक राज्य बना था अलग होके हाल ही में 2014 में, तो बताइएगा वो कौन सा राज्य है? ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई आपकी 1828 में। किसने करी? आपको आ गया होगा उत्तर, राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है 1828 में। आर्य समाज की स्थापना, तो ये भी उत्तर सरल है, ये याद करना जरूरी है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती
जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई है 1875 में। यहीं देखते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में अपने गुरुजी की याद में बना है। पौम चरेऊ के रचनाकार, उत्तर आ गया है आपको स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है और पौम चरेऊ अपभ्रंश में है। और पौम चरेऊ का अगर हम अर्थ जाने तो पौम चरेऊ का मतलब होता है राम काव्य। आधुनिक काल का उपविभाजन, तो आधुनिक काल का उपविभाजन अगर हम यहाँ देखें तो आपको पता होना चाहिए कि आधुनिक काल का उपविभाजन क्या है। मैंने आपको पूरा बता रखा है। जैसे कि हम कहाँ से शुरुआत हुए थे, हम शुरुआत हुए थे भारतेंदु युग से। तो हमने शुरू करे थे भारतेंदु युग, शॉर्ट लिखेंगे यहाँ पर, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, आपका छायावाद। आप इन तीनों को याद जरूर से करेगा, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग। बाकी आपको पूरा डिटेल इसका अध्ययन करना है तो आप पुरानी वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो आधुनिक काल का उपविभाजन हमने शुरुआत करी थी भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, यही ऑप्शन में थे तो इसीलिए तीनों को बता रहा हूँ। बाकी और भी मैंने बता रखे हैं, आप पुराने वीडियोस को देखिए जरूर से। तो भारतेंदु युग से शुरुआत हो रखी है, द्विवेदी युग में हम गए हैं, छायावाद में गए हैं। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी आपका उत्तर आपको मिल गया होगा। तो पंजाबी आपका उत्तर होगा गुरुमुखी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में। पंजाबी भी ब्राह्मण अपभ्रंश से ही इसका विकास हुआ है। तो 45 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। 46 प्रश्न के बारे में अगर मैं आपसे चर्चा करूँ तो छोटे छोटे प्रश्न ही होंगे हमारे। जैसे एक प्रश्न की बात करें तो आर्टिकल 348 क्या है? आप बताएगा कि आर्टिकल 348 क्या है। उत्तर आपको आ गया होगा, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उपबंध होने तक अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भाषा होगी वो उपबंध होने तक अंग्रेजी ही होगी, ये बात कही गई है 348 में। उसके अलावा अगर हम बात करें छायावाद के कुछ रचनाकारों के नाम बताइए, तो आपका उत्तर फिर आपको आ गया होगा, जैसे जयशंकर प्रसाद निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी। उसके अलावा निराला जी हो गए आपके, जयशंकर प्रसाद जी हो गए। उसके अलावा महादेवी वर्मा जी हो गई, और उसके अलावा आपके पंत जी हो गए, यानी सुमित्रानंदन पंत जी आपके छायावाद के प्रमुख जो हैं वो रचनाकारों में उनका नाम आता है जी। 48 प्रश्न में भी चर्चा कर लेते हैं। और ये प्रश्न आपका हम लेते हैं कि 21वां जो संविधान संशोधन 1967 हुआ था, 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था, उसमें किस भाषा को जोड़ा गया? तो जो आपका 21वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें एक भाषा जोड़ी गई थी और वह थी आपकी सिंधी भाषा जी। वो आपकी कौन सी भाषा थी? वो आपकी सिंधी भाषा थी। आपका 49 प्रश्न, इसके बाद एक और प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। आपका प्रथम विश्व हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया? तो प्रथम विश्व हिंदी दिवस आपका मनाया गया नागपुर में। प्रथम विश्व हिंदी दिवस आपका मनाया गया नागपुर में। और लास्ट आज का प्रश्न हम बात करेंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। आशा करता हूं कि इन 50 प्रश्नों में आपने 100% का स्कोर प्राप्त करा होगा। कोई भी डाउट रहते हैं तो जो हमने 2 पुरानी वीडियो बना रखी है अपनी, पार्ट 1 और पार्ट 2, उनको आप देखिएगा। उसके बाद अगर आप इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे तो आपको लगभग 100% इनके उत्तर आ जाएंगे। तो ज़रूर से आप उन वीडियो को देखिएगा। आपके कोई भी सुझाव होते हैं, कोई भी प्रश्न होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।